आ गई है आईपीएल 2024 के फाइनल की बारी। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच में होने वाली है जंग, हो रही है उसकी तैयारी। जीतने वाली टीम घर पे लेके जाएगी आईपीएल की ट्रॉफी, पर हारने वाली टीम भी लेके जाएगी पैसों से भरी हुई बोरी। आप सोच रहे होंगे ये आईपीएल क्या ही कमाल कर रहा है। जब ये सीजन चालू हुआ था मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने क्विकली आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझाया था और आपसे पूछा कि भाई क्या मैं उसका पूरा बिजनेस मॉडल बताऊं, तो आप लोगों ने जम के कमेंट सेक्शन में बता दिया डालो 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 डालो। तो हमने सोचा आज फाइनल है, आज ही डाल देते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं संजय कथूरिया, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज थोड़े अलग सेटअप में हूं क्योंकि अपने घर पे हूं बॉम्बे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वोट करने आया हुआ था, तो मैंने अपना वोट कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। हमारे देश का अगर पहला यूनिकॉर्न मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे यार या तो इनमोबी था या फ्लिपकार्ट था। अरे नहीं भाई, ये दोनों तो 2011 में हुए हैं। 2008 में इनका पप्पा आ गया था आईपीएल, जो इंडिया का सबसे पहला यूनिकॉर्न था। अब रिसेंटली उसकी वैल्यूएशन मापी गई तो उसकी वैल्यूएशन निकली है करीबन $11 बिलियन। $11 बिलियन यानी कि 90,000 करोड़ रुपए। अरे कुल मिला के 16 साल में आईपीएल 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ गया। अरे एमआरएफ जो सदियों से चलती आ रही है उसकी मार्केट कैप भी करीबन 55,000 करोड़ है। नौकरी.com जो इंटरनेट की सबसे पहली लिस्टेड कंपनी थी वो भी 82,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है। पर ये डीएलएफ ने ऐसा क्या किया, कमाल मचा दी धमाल कि हो गई $11 बिलियन की वैल्यूएशन इसकी बेमिसाल। तो आइए आज की वीडियो में फटाफट जानेंगे कि क्या टोटल बिजनेस मॉडल है, जल्दी से बताता हूं। शुरुआत करते हैं। दोस्तों याद होगा आपको 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया जीती थी। हाँ वो याद है, रॉबिन सिंह का लास्ट ओवर। तो उसमें क्या हुआ, सब लोग को समझ आ गया कि बॉस एक काम करते हैं, ये ना बड़ा अच्छा फॉर्मेट बन रहा है। अगर 50 ओवर का मैच करो तो 7-7 8-8 घंटे मैच चलता है। ये मैचेस जो 20 ओवर के ये चलते हैं 3-4 घंटे में, तो ये बन जाते हैं कंपेरेबल एक मूवी के। तो एक इंसान सोचता है मैं मूवी देखने जा रहा हूं, मैं मैच भी देखने जा सकता हूं। तो मैच ने कंपीट कर लिया मूवी के साथ इस फॉर्मेट में, क्योंकि ग्लोबली जो हॉकी है, फुटबॉल है, वो भी छोटे छोटे गेम्स होते हैं, 45 मिनट का एक हाफ होता है। तो इसी तरह इस गेम को भी डिवाइस कर लिया गया। तो 2008 में ललित मोदी जी, जो गॉडफ्रे फिलिप्स, वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है ना, उसके मालिक के बेटे हैं। उन्होंने सोचा जैसे ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग चलता है फुटबॉल में, वैसे ही लेके आते हैं आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। पर इंडिया में फुटबॉल चलता नहीं तो क्रिकेट में लेके आते हैं। तो क्रिकेट में उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इनोवेट किया और लेके आए, और इन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में जोड़ा और इसको एक बंपर सक्सेस बनाया। अब इसकी शुरुआत करता हूं। इसके 4 बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई कहते हैं। सेकंड है जो इंडिविजुअल टीम्स है, जैसे मुंबई इंडियंस है, केकेआर है, गुजरात टाइटंस है, इस तरह की टीम्स है, वो एक स्टेक होल्डर हो गई। तीसरा स्टेक होल्डर हो गया हमारे स्पॉन्सर्स, जो हमारे यहां स्पॉन्सरशिप करते हैं। और चौथा जिसके पास ब्रॉडकास्ट राइट आती है, यानी कि जो टीवी पे दिखा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रेवेन्यू किसको मिलता है, कितना बीसीसीआई को मिलता है, कितना टीम्स को मिलता है, और हर स्टेक होल्डर इस गेम में कमा कैसे रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी फिश से, वो है आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वो बीसीसीआई और टीम्स में इक्वली बंटते हैं। 2023 से 2028 के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो बिके हैं 48,390 करोड़ रुपीस, यानी कि $6 बिलियन में 5 साल के राइट्स बिके हैं। पर वो बिके कैसे हैं, 4 पैकेजेस में बिके हैं। सबसे पहला पैकेज है जिसको इंडिया में टीवी पे दिखाना है, वो जीता है डिज्नी हॉटस्टार और उसने पे किया है 23,575 करोड़ रुपए। सेकंड पैकेज है इंडिया में डिजिटली दिखाना है, ये ले लिया मोटा भाई अंबानी ने वायाकॉम के माध्यम से, इसलिए आप जियो सिनेमा पे देखते हैं ऑनलाइन राइट्स उसके जो बिके हुए हैं। तो उन्होंने दिए थे 20,500 करोड़ रुपए। पैकेज सी बिका है डिजिटल राइट्स पर फॉर सम स्पेशल मैचेस, वो बिका है 3,257 करोड़ रुपए में वायाकॉम 18, यानी वापस मोटा भाई अंबानी को। और हां, अब बचा सिर्फ ग्लोबल राइट्स दिखाने का, वो बिके हैं 1,058 करोड़ में, जो कि जॉइंटली टाइम्स इंटरनेट और वायाकॉम 18 ने खरीदा है। तो अगर आप इस सबको जोड़ देंगे तो 48,390 करोड़ है। अब मजे की बात यह है, जो पिछले 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स थे उससे ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो 3 गुना ज्यादा में बिके, यानी कि 5 इयर्स में 3x का जंप हो गया। अगर आप देखेंगे तो करीबन 24 से 25% सालाना कंपाउंडिंग हो गया। भाई इतना तो शेयर्स करके नहीं देते, इतनी अच्छी ग्रोथ दी है इन्होंने। और अगर आप पहले से देखें, जो पहले 10 साल के बिके थे वो बिके थे 8,200 करोड़ रुपए में, और अगर 10 साल को 5 साल से आप नॉर्मलाइज करो तो यानी वो बन गया 4,100 करोड़। इस साल बिका है 48,390 करोड़, यानी कि करीबन 12 गुना का जंप हुआ है
पहले से। तो इतना बड़ा जंप आया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स को समझ आ रहा है कि भाई ये दिखाने में हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो ये रहा सबसे पहला जो रेवेन्यू स्ट्रीम है। अब इस रेवेन्यू स्ट्रीम को बटेगा कैसे? अब आपको पता है भाई, तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। तो भाई ये जो 48,000 करोड़ है वो बटता है बीसीसीआई और टीम्स में इक्वली। आज जो है करीबन 10 टीम्स है, तो अगर उनका हिस्सा देखें तो 24,200 करोड़ आता है ये 10 टीम को, यानी 2,420 करोड़ आते हैं पूरे 5 साल के लिए 10 टीम को, यानी एक साल का आता है 484 करोड़ रुपए। जी हां, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से आज एक टीम 484 करोड़ रुपए कमाती है। इसका अगर एक कंपैरिजन मैं आपको दूं तो मुंबई इंडियंस का जो फ्रेंचाइजी था, जो 2008 में बिका था, सबसे महंगा फ्रेंचाइजी बिका था, वो बिका था 486 करोड़ में। यानी मोटा भाई अंबानी ने जितने में वो खरीदा ना, आज उनको ब्रॉडकास्टिंग में से उतना हिस्सा हर साल मिलता है। भाई इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तब सब उन्हें पागल कहते थे कि भाई एक स्पोर्ट्स टीम पे इतना पैसा लगा दिया। आज सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से ही उनकी निवेश हर साल फ्री हुए जा रहा है। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई मोटा भाई अंबानी समझदार हैं कि नहीं, अगर हैं तो यस लिखो। दोस्तों आता है दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम, जो है फ्रेंचाइजी फीस। अब ये जो तरबूज है ना, ये कटता तो है पर बटता नहीं है। ये सारा का सारा पैसा जाता है बीसीसीआई। अब आपको याद होगा 2008 में सबसे पहले ऑक्शनिंग हुई थी। सब लोग ने बोला अरे यार कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा, तो रिलायंस भी आ गया और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए, जीएमआर आ गया जिन्होंने खरीदे। तो रिलायंस ने सबसे महंगी टीम तब खरीदी मुंबई इंडियंस, करीबन 112 मिलियन डॉलर में। अगर तब के डॉलर का रेट लगाऊं तो करीबन 486 करोड़ रुपए की उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम खरीदी। तब उनको सब पागल बोलते थे, पर आज उनको 486 करोड़ तो है। हर एक साल में सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से आ रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था। अब 2008 के बाद 2021 में दो फ्रेंचाइजी और बटी। एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और एक थी गुजरात टाइटंस। तो एलएसजी जो थी वो बिकी 932 मिलियन डॉलर में, उस समय के हिसाब से 7,090 करोड़। और गुजरात टाइटंस बिकी 632 मिलियन डॉलर में, जो उस समय के हिसाब से था 5,625 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे लखनऊ क्यों महंगा है? भाई यूपी की स्टेट है, यूपी का कैपिटल है और नवाबों का शहर है, तो भाई इसलिए जो है वो महंगा बिक गया। ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, जिस तरीके से टीम बिक गई उस हिसाब से रेवेन्यू चला गया। तो ये दो जो टीम्स थी ये बटी थी 2021 में। अगर आप देखो तो 2008 से लेके 2021 तक टीम्स की वैल्यू 12 से 15 गुना हो गई, यानी कि करीबन करीबन 13 साल में 15 गुना का रिटर्न, यानी मोर देन 30% कंपाउंडेड रिटर्न हो गया। तो आज अगर मोटा भाई अंबानी अपनी 486 करोड़ की टीम को बेचना चाहें तो आराम से 10,000 करोड़ में बेच सकते हैं। अब बताओ भाई उस आदमी में अकल है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप है ना, अपन सोचते रहते हैं वो सट्टा कर रहे हैं, वो तो ना हर चीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अरे वो तो अपनी शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में भी रेवेन्यू कमा लेते हैं, जिसपे मैंने एक रील की थी, बहुत आगे चली। और उसके अलावा अब उन्होंने प्री वेडिंग पार्ट 2 अनाउंस कर दिया है अपने बेटे की शादी में। पता नहीं अब इधर कितनी कितनी डील्स कर लेंगे। तो वापस आते हैं, 12 से 15 गुना टीम्स के प्राइस बढ़ गए हैं 2008 से लेके 2021 तक। और है ना, अब बड़ी बड़ी कंपनीज और भी भूखी हैं, वो चाहती हैं कि हम टीम्स ले। एक तो ये ना थोड़ी नाप की बात होगी, देखो भाई मेरी भी आईपीएल में टीम है, मेरी भी आईपीएल में टीम है। अडानी पीछे पड़ा है, एचटी मीडिया पीछे पड़ा है, कोटक पीछे पड़ा है, ये सारे लोग पीछे पड़े हैं कि भाई हमारे को भी एक टीम लेने दो। तो अभी बीसीसीआई की चांदी चांदी है, वो तो पैसे में नहा सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि दो टीम्स और बीसीसीआई लेके आ सकती है, और ये दो टीम्स जब वो लेके आएगी तो आप सोचिए नया 20,000 करोड़ रुपए के आसपास बीसीसीआई की रेवेन्यू बन सकते हैं। ओ हो, इसे कहते हैं नोट छापने की मशीन। पैसा ही पैसा होगा, ये बीसीसीआई का तरीका है पैसा लेने का, क्योंकि ये जो तरबूज है ये कटेगा तो सही पर सब में बटेगा नहीं। अब आता है तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम, जो है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स यानी कि जितनी एडवर्टाइजिंग होती है, जितनी मार्केटिंग होती है, जितने ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं। आप ये देखते हैं जैसे क्रेड का लोगो लगा हुआ है, बाउंड्री रोड पे बहुत सारे लोगो लगे होते हैं, तो ये सारी होती हैं स्पॉन्सरशिप्स। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है मेन टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपको याद होगा 2008 में डीएलएफ ने सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सरशिप की थी और सालों साल डीएलएफ रहा। तब उन्होंने पे किया था 40 करोड़ रुपए। 2024 में जो टाटा का आईपीएल है, जिस बार टाटा है, उन्होंने पे किया है 335 करोड़ रुपए। जी हाँ, यानी पिछले 16 साल में करीबन 8.5 गुना जो है स्पॉन्सरशिप की, टाइटल स्पॉन्सरशिप की। एक बार ये 2020 में गिरी थी, जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बार ये गिरी थी, बाद में फिर ड्रीम 11 ने इसको फिर से पकड़ लिया था। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप तो अभी टाटा के पास है, जो इस बार आखिरी है, उन्होंने 2 बार की ली थी। उसके अलावा बाकी स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि क्रेड है, ड्रीम 11 है, सऊदी टूरिज्म है, हर्बा लाइफ है, रुपए है। इन सब के आप जो है वो देखते होंगे बाउंड्री रोड पे लिखा हुआ रहता है इनके नाम सारे। तो इन सब से मिला के करीबन 210 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप आई है। अभी जो अंपायर होता है ना, ये भी कोई वेला आदमी नहीं होता, पूरे मैच में दिखता है। तो उसकी कैप, उसकी शर्ट, इन सब पे भी लोगो होता है, जो पेटीएम ने 5 साल के लिए खरीदा था और उन्होंने पे किया था करीबन 65 करोड़ रुपीस पर सीजन। अगला
ये जो सियाट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है ना, ये टाइम आउट 2.5 मिनट का जो होता है उसको सियाट ने स्पॉन्सर किया है। अब सोचो उसके लिए वो कितना दे रहा है। उस अकेले टाइम आउट के लिए वो 30 करोड़ रुपए देता है पर सीजन। उसके अलावा होती है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। उसकी भी स्पॉन्सरशिप हुई है। सऊदी अरामको ने उसका एक सीजन का 65 करोड़ रुपए दिया है। दोस्तों पहली बार ये हुआ है 2023 और 24 में आईपीएल की हिस्ट्री में कि एक सीजन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू आया हुआ है, जो आपको बता रहा है कि कितना बड़ा ग्रोथ हुआ है। करीबन 8 से 9 गुना का ग्रोथ हुआ है जब से शुरुआत हुई है। तो ये जो तरबूज है ना, ये कट के दोनों में बढ़ता है, यानी 50% टीम्स को जाता है और 50% बीसीसीआई को जाता है। यानी 500 करोड़ टीम को जा रहा है, यानी हर टीम को 50 करोड़ रुपए जा रहा है हर सीजन में। तो जो ऊपर 480 करोड़ के आसपास अब 50 करोड़ और जुड़ गया है, ये भी टीम का पैसा है। अब जो चौथा रेवेन्यू स्ट्रीम है ना, उसमें एक पार्ट तो बड़ा हल्का है और एक पार्ट पूरा गेम चेंजिंग है। चौथा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है विनिंग्स, यानी कि जो टीम जीतती है उसको कितना पैसा मिलता है। अब एक चीज याद रखना, इतने करोड़ों रुपए देके, अरबों रुपए देके एक टीम खरीदी गई है। अब आप विनिंग सुनोगे ना, आप हंसने लग जाओगे। टोटल जो विनिंग्स होती है, टोटल जो प्राइज मनी होता है, वो होता है मात्र 47 करोड़ रुपए। उस 47 करोड़ में जो नंबर 1 आता है उसको मिलते हैं 20 करोड़ रुपए, जो नंबर 2 आता है उसको मिलते हैं 13 करोड़ रुपए, और नंबर 3 और नंबर 4 को दोनों को 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो करीबन 47 करोड़ रुपए होता है। तो यानी कि 47 करोड़ की तो लड़ाई हो रही नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। ये तो वो अमाउंट है जो मेरे को लगता है कि अनंत अंबानी और फैमिली जो है आने जाने में, लोगों को बुलाने में ही खर्च कर देते होंगे। तो रियल पैसा कहां है? रियल पैसा है वैल्यूएशन में। अब इसका एक उदाहरण देता हूं। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने टीम खरीदी थी 290 करोड़ रुपए में। उसी टीम को 2021 में 1,080 करोड़ की वैल्यूएशन पे 15% बेच के उन्होंने पूरे 280 करोड़ रुपए अंदर कर लिए। यानी लगाए थे 290 करोड़ रुपए, आगे 280 करोड़ रुपए, मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट हो गई फ्री। और कंपनी में, और अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम में अभी भी 85% स्टेक मालिकों का है। यानी कि उन्होंने जितने पैसे डाले थे उतने पैसे निकाल लिए। इसको इस तरीके से देखिए कि आपने 100 रुपए में एक शेयर लिया था, अब वो 1,000 रुपया हो गया है, और आपने क्या किया? आपने अपने शेयर्स उतने बेच दिए कि आपके 100 रुपए वापस आ गए और 900 रुपए के शेयर्स अभी भी फ्री पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने भी वैल्यूएशन का गेम खेला। अब सोचो कि मोटा भाई अंबानी ने जो 480 करोड़ के आसपास की टीम ली है, वो आज 10,000 करोड़ की हो गई है। यानी अगर वो अपनी टीम में से मात्र 5% बेचेंगे ना, तो उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी फ्री हो जाएगी और फिर भी 95% टीम उनके पास रहेगी। ये फिर से सीख लो मेरे भाई, ये छोटे छोटे लेसन में दे रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे ना, तब कहीं जाके इस तरह का वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। कोई एक शेयर ऐसा लगेगा जिसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो पता चला उसने भी आपके 10 रुपए को 1,000 रुपए बना दिया अगले 10-15 साल के अंदर। तो ये जो तरबूज कटता है, ये सब में नहीं बटता, ये सिर्फ टीम में बटता है और टीम का फायदा होता है। अब अगला जो रेवेन्यू सोर्स है वो है टीम के स्पॉन्सर्स का। आपने देखा होगा यार, टीम की जर्सी नहीं हो गई, वो तो लोगोस की दुकान हो गई है। इतने सारे लोगो दिखेंगे ना आपको, आपको लगेगा कि यार वो कपड़े कहां हैं, कपड़े नहीं दिखते उसमें। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आरसीबी को कतर एयरवेज ने स्पॉन्सर किया हुआ है। उनकी जो किट है जो वो लेके आते हैं जिसमें बल्ला बल्ला होता है, वो पूमा ने स्पॉन्सर किया हुआ है। इसी तरह मुंबई इंडियंस को स्पॉन्सर किया है स्लाइस और डीएचएल ने। केकेआर को स्पॉन्सर किया है ड्रीम 11 ने। तो ये सारे जो है ना, ये इनके प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स होते हैं। जैसे कि बोट है, निपॉन पेंट है, ये सब लोग स्पॉन्सर करते जाते हैं। जिसके पास जितनी वैल्यू होती है वो थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करता रहता है। पर ये जो तरबूज है, ये कट के सिर्फ और सिर्फ टीम को मिलता है। और इसी के साथ एक और रेवेन्यू स्ट्रीम इनका जो जुड़ता है वो होता है जो इनकी मर्चेंडाइज होती है, वो बिकती है। अब जब थाला खेलते हैं तो सब लोग पागल हो जाते हैं, येलो कलर की जर्सी पहन के आते हैं, थाला का नाम लिखते हैं। तो ये जो है, ये सेल्स में कॉन्ट्रीब्यूट होता है एक फ्रेंचाइज के। तो ये 100% रेवेन्यू फ्रेंचाइज का होता है। इसी के साथ होती है टिकट सेल्स, जिसका होम ग्राउंड है उसको 70 से 80% मिलता है। फॉर एग्जांपल ब्रेबॉन स्टेडियम में मैच हो रहा है या वानखेड़े में हो रहा है और मुंबई इंडियंस खेल रहा है, तो जो भी टिकट की सेल्स होगी उसका 70 से 80% जो है वो जाएगा मुंबई इंडियंस को। बचा हुआ 20-30% है वो स्पॉन्सर्स और बीसीसीआई में चला जाएगा। तो टिकट की जो सेल्स है 70-80% होम ग्राउंड वाली टीम को मिलती है और 20-30% मिलती है स्पॉन्सर्स और बीसीसीआई। अब भाई आखिरी में उसकी तो सुन ले जिससे शुरुआत की थी। अरे वो बेचारा ब्रॉडकास्टर जिसने 48,000 करोड़ दिए, वो कैसे कमाएगा? देखो आईपीएल का जो सीजन होता है ना, उस टाइम पे जैसे कोई उत्सव बन रहा होता है, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश का सबसे बड़ा रिलीजन है और आईपीएल हमारे उस रिलीजन का सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। तो सब लोग जो है टीवी पे लगे रहते हैं, ओटीटी पे लगे रहते हैं। तो इस टाइम पे जो ये ब्रॉडकास्टर्स है जिन्होंने महंगे राइट्स खरीदे हैं, वो क्या करते हैं? वो एड से पैसा कमाते हैं।
2019 में एक एड स्लॉट करीबन 12.5 लाख रुपए की होती थी 10 सेकंड के लिए, जो आज हो गई है मोर देन 15 लाख रुपीस फॉर 10 सेकंड्स। अब आप सोचिए इतना ज्यादा पैसा एक एडवर्टाइजर को देना पड़ता है। एडवर्टाइजर को भी प्रॉब्लम नहीं, बजट्स होते हैं, वो देख रहा है कि दुनिया जहान में मेरी एडवर्टाइजमेंट जाने वाली है। उसके अलावा ये जो ओटीटी की सब्सक्रिप्शन होती है, ये जितने भी आपके चैनल्स हैं जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, जियो है, ये ओटीटी की सब्सक्रिप्शन से भी पैसा ले लेते हैं, तो वहां से भी इनकी कमाई हो जाती है। एक सीजन में एस्टिमेट किया गया था करीबन 4300 करोड़ रुपए का इनका एड रेवेन्यू सिर्फ टीवी से होता है। जो ओटीटी का एड रेवेन्यू है वो सब अलग है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, एड रेवेन्यू, ये टोटली अलग है। यानी कि वो एक एक सीजन में 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं सिर्फ इन सारी चीजों से, इसलिए वो बेचारे 5 सीजन का 48,000 करोड़ दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमा रहे, ब्रॉडकास्टर भी पैसा कमा रहे, पूरा इकोसिस्टम ही पैसा कमा रहा है। ये आंका गया था कि पिछले सीजन में पहले 10 मैच में करीबन 30 करोड़ 70 लाख लोगों ने लॉग इन किया था। और जब आप देखते होंगे हॉटस्टार तो ऊपर लिखा आता है कॉर्नर में, एक मैच जो अच्छा मैच होता है उसमें करीबन 1-1 करोड़ लोग एक बार में लॉग इन करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ट्रैफिक है जो आज इन मैचेस को देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई और टीम्स ही कमा रही हैं, जो बेचारा ब्रॉडकास्टर है वो भी अच्छे से कमा रहा है क्योंकि एड रेवेन्यू आ रहा है, इसीलिए वो इतना पैसा दे पा रहा है शुरू में। अब दोस्तों एक चीज याद रख, कमाई होगी तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है बीसीसीआई कितना टैक्स देता है? देखिए, एक कॉर्पोरेट जो है 400 करोड़ से नीचे रेवेन्यू करेगा तो 25% टैक्स देता है, 400 करोड़ से ऊपर करेगा तो 33% टैक्स देता है, पर बीसीसीआई टैक्स देता है पूरे 0%। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो बीसीसीआई की किटी में जाता है। 1 रुपया भी किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स वो पे नहीं कर रहे हैं, पूरे पैसे के मजे कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा इकोसिस्टम बना है, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो टीम्स हैं, ये जो बीसीसीआई है, ये जो ब्रॉडकास्टर है, ये सब मिलकर पैसा कमा रहे हैं और देश की जीडीपी में करीबन $3 बिलियन का इंपैक्ट आता है जब भी आईपीएल होता है। इतना बड़ा इंपैक्ट है। तो आज की वीडियो में हमें यह सीखने मिला है कि जब हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो इकोसिस्टम के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ पैसा बना सकते हैं, रिस्क सारे ले सकते हैं, रिवॉर्ड सारे रीप कर सकते हैं, और 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का नहीं, करीबन 10 साल का सोच के चलेंगे तो एक्स में रिटर्न आता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपया लगाया होता है तो 1000 भी बन सकता है। इस तरीके से निवेश को सोचा जाता है। इसलिए जो बड़े लोग करते हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बड़े इसीलिए हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, यार इन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। हमने देख लिया अंबानी की टीम जो करीबन 486 करोड़ में ली गई थी, आज वो 10,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू की है। तो दोस्तों ये मैटर करता है कि इंटेलिजेंस से आप बिजनेस मॉडल बनाइए। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगली किस चीज पे वीडियो बनाऊं वो भी बताइएगा, और इसको शेयर जरूर करना भाई। अगर शेयर नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि कैसे लोगों को पता चलेगा कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल कैसे बनता है। आज हमारी ये $10 बिलियन की आईपीएल का जय जयकार हो। देखते हैं कौन जीतता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप केकेआर चाहते हो कि सनराइजर्स हैदराबाद चाहते हो, कौन जीते फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो भाई। लॉयल फैंस हो लिखो जरूर, और अगली वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।